Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 15th chapter of 12th history framing the constitution. ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमने जो कुछ किया उसको जरा सा रिकॉल कर लेते हैं. 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी. ये हमारे लिए एक जॉय और होप का दिन था, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही बुरा दिन भी था, क्योंकि इसी दिन जो है हमारी कंट्री टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी. हमारा पार्टीशन हो गया था हमारी कंट्री का. दैट टू पार्ट्स वर इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके, इंडिया और पाकिस्तान बनने के बाद हिंदू और मुस्लिम कंट्रीज अलग अलग हो गई थी और इसीलिए हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को मार रहे थे. हर जगह पर ब्लडी रियोट्स हो रहे थे. इसके साथ साथ पास्ट की चीज़ें भी अभी तक लोग नहीं भूले थे और प्रेजेंट में भी ये सब कुछ हो रहा था. हालांकि हमें आज़ादी मिल गई थी, लेकिन हमारी कंट्री में वो सारी चीज़ें नहीं हो रही थी जो एक आज़ादी के बाद इंडिपेंडेंट कंट्री में होनी चाहिए. ओके, अब 1946 में हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई थी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके लिए कोई अलग से इलेक्शंस नहीं हुए थे. उन्हीं लोगों को इलेक्ट किया गया था जो कि 1946 में हुए इलेक्शंस में एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एज अ इलेक्टोरेट थे. ओके, सो जो भी असेंबली में चीज़ें होती थी उनके उसके ऊपर जो है ब्रिटिशर्स का कंट्रोल तो रहता ही था. अब असेंबली के मेंबर्स फर्स्टली वो 398 थे, लेकिन जैसे ही मुस्लिम लीग ने अलग से एरिया की डिमांड की तो 99 मेंबर्स जो ने असेंबली को लीव कर दिया था. और अब यहाँ पर 82% लोग जो है कांग्रेस से ही थे. मीन्स एक अकेली कांग्रेस पार्टी ही असेंबली को डोमिनेट कर रही थी. ओके, यहाँ पर 6 मेन लोग थे जिन्होंने बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया था इस असेंबली में, और वो थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के एम मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से कौन से पर्सन ने कौन से पार्ट को प्ले किया था. आज हम पढ़ने वाले हैं द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या था, क्यों हमने उसको बनाया, उसके पीछे बनाने के रीजन क्या थे और किन किन चीज़ों को उसके अंदर ऐड किया था. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. ये हमने अपने प्रीवियस पार्ट में भी पढ़ा था. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मीन्स कि ये जो रेजोल्यूशन है जो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एम्स हैं, ये नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को बताया था. ये एक मोमेंटस रेजोल्यूशन था. यहाँ पर उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा उसके आइडियल्स को डिफाइन किया था, उसकी आउटलाइन को डिफाइन किया था, किस तरह से उसका फ्रेमवर्क होगा, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा और उसके बाद किस तरह से वो वर्क करेगा. उन्होंने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. मीन्स हमारी कंट्री जो है एक इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक कंट्री है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम हमें अपने सिटीजन्स की जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम को ध्यान में रखना चाहिए. जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए एडिक्वेट सेफ गार्ड को प्रोवाइड करना चाहिए. जो ट्राइब्स हैं या दूसरे बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं उन्हें भी हमें जो है ध्यान में रखना चाहिए और उनके लिए भी वर्क करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जितने भी कंट्री में लोग हैं सबके राइट्स इक्वल होने चाहिए. ओके, उन्होंने ये सारी आउटलाइंस दी थी इस रेजोल्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. ये सारे कि उन्होंने कहा था कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए. इसके बाद रेजोल्यूशंस देने के बाद, अपने ऑब्जेक्टिव्स देने के बाद, नेहरू जी ने कहा कि हमारी जो हिस्ट्री है वो एक ब्रॉड हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है, इंडियन एक्सपेरिमेंट इन अ ब्रॉड हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव. आगे उन्होंने कहा कि मेरे माइंड में बार बार वो सारी चीज़ें आ रही हैं पास्ट से रिलेटेड, जिन चीज़ों को हमने किया है. मीन्स पास्ट में हमने जो जो स्ट्रगल किए हैं अपनी इंडिपेंडेंस को पाने के लिए, वो सारे स्ट्रगल बार बार मेरे माइंड में आ रहे हैं. यहाँ पर ये उनकी पूरी स्पीच दी हुई है कि उन्होंने 13 दिसंबर 1946 में असेंबली में क्या कहा था. उनका जो मेन इसका स्पीच का क्या था, जो टाइटल था वो था वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी. हम किसी को कॉपी नहीं करने वाले हैं. मीन्स हम जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे तो हम किसी कंट्री को कॉपी नहीं करेंगे. हाँ, उनके जितनी भी उनकी सफलताएं हैं, उनके फेलियर्स हैं, फेलियर्स को हम अवॉइड कर सकते हैं. उनकी जितनी सक्सेस है उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें कॉपी नहीं करने वाले हैं.
हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी कंट्री के लोगों के नीड के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। ओके, वो क्या कह रहे हैं कि मेरा माइंड जो है बार बार उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की तरफ जा रहा है जो पहले ये काम कर चुके हैं। मीन्स ऐसे नेशंस जो पहले ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके हैं, जैसे कि अमेरिकन नेशन जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर लिया है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टूड कर चुके हैं और ये काम करने के लिए उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया था, मोर देन अ सेंचुरी एंड अ हाफ। ओके, उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा माइंड उन बातों की तरफ भी जा रहा है, उस रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है जो 150 ईयर्स अगो हुआ था। यहाँ पर वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं। फ्रेंच में पूरा का पूरा फ्रांस जो है 3 स्टेट में डिवाइडेड था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जो मेनली राइट्स थे वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास ही थे, थर्ड स्टेट के पास किसी टाइप का कोई राइट नहीं था। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने राइट्स के लिए डिमांड की थी। डिमांड के लिए जो डिमांड उन्होंने की, वहाँ के किंग ने, मोनार्क ने, लुइस 16 आई थिंक उस टाइम पर किंग थे, तो उन्होंने मना कर दिया था और असेंबली को छोड़कर वो लोग बाहर आ गए थे। एक असेंबली में ही उन्होंने माना इस डिमांड को रखा था। तो जब थर्ड स्टेट के लोगों की डिमांड को नहीं माना गया तो वो असेंबली से बाहर आ गए थे, टेनिस कोर्ट में आए और टेनिस कोर्ट में उन्होंने एक ओथ ली कि जब तक हमें अपने राइट्स नहीं मिलते हैं हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो नेहरू जी कहते हैं कि मुझे वो सारी चीज़ें भी याद आ रहे हैं और उस ओथ को कहा गया था ओथ ऑफ द टेनिस कोर्ट, क्योंकि वो ओथ कहाँ पे ली गई थी, टेनिस कोर्ट में ली गई थी। अब इसका विरोध, इसका अपोजिशन जो है किंग्स ने किया। बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे, जो सेकंड स्टेट में थे, लैंड ओनर्स, चर्च में रहने वाले जो लोग थे, चर्च के जो नॉबिलिटीज थे, उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने सक्सेस को गेन किया। एक टेनिस कोर्ट में खड़े होकर वहीं से अपनी लड़ाई को लड़कर जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया। नेहरू जी कहते हैं कि हम तो यहाँ पर यहाँ पर हम ऐसे ही मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं और मैं जानता हूँ, मुझे ट्रस्ट है कि हम पूरे स्पिरिट, एक सोलमन स्पिरिट के साथ यहाँ पर मीटिंग को करेंगे। हालांकि हमें मीटिंग के लिए ये रूम मिले हैं, ये हॉल मिला है। वो आगे कहते हैं चाहे हम किसी चैम्बर में मीटिंग करें, किसी फील्ड में मीटिंग करें, किसी मार्केट प्लेस में मीटिंग करें, हम अपनी मीटिंग्स को तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हम अपने वर्क को पूरी तरह से फिनिश नहीं कर लेते हैं। मीन्स जिस तरह से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ और उस रेवोल्यूशन के बाद वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया था, सेम उसी तरह से चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कितनी ही मीटिंग्स क्यों ना करनी पड़े, हम उस टाइम तक मीटिंग करेंगे जब तक कि हम अपने लोगों की नीड के अकॉर्डिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म नहीं कर लेते हैं। ठीक है, आगे नेहरू जी कहते हैं कि मेरा माइंड अभी अभी जो हाल ही में एक रेवोल्यूशन हुआ था उसकी तरफ भी जाता है और वो रेवोल्यूशन कहाँ पे हुआ था, रसिया में हुआ था। ठीक है, रसिया में जब ये रेवोल्यूशन हुआ तो रेवोल्यूशन के बाद रसियन जो है एक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स बनकर उभरा था। मीन्स यहाँ पर कि क्या होता, रशिया में जो है मेनली अधिकार किसके पास थे, जो बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स थे उन्हीं के पास अधिकार थे और वो लोगों को बहुत हार्श ट्रीट कर रहे थे। तो यहाँ पर फैक्ट्रीज में वर्क करने वाले जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने रेवोल्यूशन चलाया था। रेवोल्यूशन में यही डिमांड रखी गई थी कि हमारी कंट्री एक सोवियत सोशलिस्ट कंट्री होनी चाहिए, मीन्स जिसमें जो है सबके इक्वल अधिकार होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए। ठीक है, तो जब ये रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया जो है एक यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में उभरा था। मीन्स यहाँ पर जनता का राज्य हो गया था। ठीक है, नेहरू जी कहते हैं कि रसिया एक माइटी कंट्री है, इसने वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, ट्रेमेंडस पार्ट रहा है वर्ल्ड में इसका, और ये हमारी नेबरिंग कंट्री भी है, हमें इससे भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि मेरा माइंड जो है बैक टू ग्रेट एग्जाम्पल्स एंड वी सीक लर्न फ्रॉम देयर सक्सेस। मेरा माइंड बार बार जो है इन्हीं एग्जाम्पल्स पर जा रहा है और वो कहते हैं कि हमें इनकी सक्सेस से सीखना है, इनके फेलियर्स को अवॉइड करना है। मे भी ऐसा हो सकता है कि हम इनके सारे फेलियर्स को अवॉइड ना कर पाए, क्योंकि ह्यूमन जब भी एफर्ट्स करता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फेलियर्स हो ही जाता है। तो हो सकता है कि हम सारे फेलियर्स को अवॉइड ना कर पाए, लेकिन फिर भी हम जो है कंटिन्यू इस पर काम करते रहेंगे, चाहे हमारे सामने कितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं या फिर डिफिकल्टीज हैं। इन ऑब्स्ट्रक्शंस और डिफिकल्टीज से बाहर निकलकर हम जो है अपने ड्रीम को पूरा करेंगे, वो ड्रीम जो हम बहुत सालों से देख रहे हैं। ओके, सो इस तरह से नेहरू जी
क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये कंट्रीज बनी है, अमेरिका बनी, ठीक है, उसके बाद जो है फ्रांस और रसिया, इनके रेवोल्यूशन के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी चाहते हैं कि हमारी कंट्री एक जो है सोवरेन कंट्री बने। आगे वो कहते हैं कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ये पूछ रहे हैं कि मैंने यहाँ पर डेमोक्रेटिक वर्ड का यूज क्यों नहीं किया है। ठीक है, वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक वर्ड का यूज करना यहाँ कोई जरूरी नहीं है। हमारी कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री होगी तो वो डेमोक्रेटिक ही कंट्री होगी। हम डेमोक्रेसी के लिए बहुत लंबे टाइम से एफर्ट्स कर रहे हैं, तो जब हमारी कंट्री एक सॉवरन रिपब्लिक कंट्री बनेगी तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही बनेगी। मुझे बिना बात के इन ऐसे वर्ड्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ इस हाउस में किस लिए इकट्ठा हुए हैं, ताकि हमारी कंट्री में सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिल सकें, इसीलिए इकट्ठा हुए हैं और हम इसी के ऊपर वर्क करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हमारी कंट्री एक सोशलिस्ट स्टेट हो, और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ सिर्फ हमारी कंट्री ही नहीं, इवन वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सभी जो है सोशलिस्ट स्टेट होनी चाहिए। सोशलिस्ट मीन्स जहाँ पर पूरी जनता का राज्य होता है, ठीक है, जहाँ पर पूरा सोशली होता है सब कुछ, कुछ चीजों पर कुछ ही लोगों का अधिकार ना होकर हर एक का अधिकार इक्वली होता है। ठीक है, अब नेहरू जी यहाँ पर अपनी स्पीच में क्या कहना चाह रहे थे उसे हमें ध्यान से समझना है। उनका मीनिंग क्या है, उन्होंने क्यों पास्ट के इन एग्जाम्पल्स को यूज किया है, क्या कहना चाह रहे हैं वो इन पास्ट के एग्जाम्पल्स को यूज करके। एक्चुअली वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किस तरह का विजन हमें दिखाना चाह रहे हैं, क्यों उन्होंने अमेरिका और फ्रेंच रेवोल्यूशन को यहाँ पर रेफर किया है। नेहरू जी वॉज लोकेटिंग द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन इंडिया विद इन अ लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। नेहरू जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारी हिस्ट्री लिबर्टी और फ्रीडम के लिए रही है, उसी तरह से हमारी हिस्ट्री किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी होगी। ये हमारे लिए एक मोमेंटस रेजोल्यूशन है। हमें पास्ट के मोमेंट्स से सीखना है, उन्हें बोरो करना है, लेकिन एज इट इज वैसा का वैसा नहीं करना है। वो कहते हैं कि हमें अमेरिका, फ्रेंच और रसिया में जो कुछ हुआ उससे सीख लेना है, उनकी सक्सेस से सीख लेनी है, लेकिन हम उनको एज इट इज कॉपी नहीं करने वाले हैं। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू कॉपी देम। हम उनसे कुछ सीखेंगे, उसको अपने यहाँ पर ऐड करेंगे कि किस तरह से हमारी कंट्री में भी सेम वैसा ही किया जाए कि भाई हाँ, हमारी कंट्री के भी लोगों को अधिकार मिल सके। वो कहते हैं कि पास्ट से हम कुछ चीज़ों को बोरो करेंगे, लेकिन हम वो जो है प्रेजेंट का ब्लूप्रिंट नहीं बन सकते हैं। प्रेजेंट में हमारे जो रेजोल्यूशन होंगे वो हमारी डेलिब्रेशंस के हिसाब से ही होंगे। मीन्स आपस में अभी हम जो चर्चा करेंगे उसी डेलिब्रेशन के हिसाब से होंगे। ठीक है, सो इस तरह से वो कहते हैं कि किस तरह से हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना चाहिए, अपने लोगों की डिमांड को ध्यान में रखना चाहिए, हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी जो भी बुरी ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है उसको कम करना चाहिए, इक्वल राइट्स को ध्यान में रखना चाहिए, हर एक सिटीजन के जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी को ध्यान में रखकर ही हमें जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, उनकी स्पीच का मीनिंग यही था। ओके, नाउ द विल ऑफ द पीपल। अब जब उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को ये स्पीच दी तो उस पर कुछ लोगों ने, जो नेशनलिस्ट थे, उन लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शंस किए और उन्हीं में से एक थे कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लाहिरी। सोमनाथ लाहिरी क्या यहाँ पर कह रहे हैं, सोमनाथ लाहिरी कह रहे हैं कि भाई हाँ, हमारा जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस लिए इकट्ठे हुए हैं, डेलिब्रेशंस करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, चर्चा करने के लिए कि भाई हाँ, हमें किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। लेकिन वो आगे पूछ रहे हैं कि क्या सच में यहाँ पर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अभी भी इंपीरियल रूल है, मीन्स ब्रिटिशर्स का ही इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर। हालांकि इंडियंस को यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स बना दिया गया है, लेकिन हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से ब्रिटिशर्स, वायसराय और ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन जिस तरह से हमें डायरेक्ट कर रही है, जैसे डायरेक्शन वो दे रही है, उन्हीं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है सारे काम हो रहे हैं। किसी तरह से हम जो है अपनी इच्छाएं यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रख रहे हैं, हर एक चीज़ हम ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं।
आगे लिहरी जी कहते हैं कि मैं अपने कलीग्स को ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक ब्रिटिश मेड असेंबली है और हम अभी भी किसके अकॉर्डिंग, ब्रिटिशर्स के प्लान के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। जिस तरह से वो चाहते हैं, जैसा काम वो करना चाह रहे हैं, वैसा ही काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो लिहरी भी कहीं ना कहीं सही कह रहे थे, क्योंकि 1946 में इस असेंबली को बनाया गया था और ब्रिटिशर्स ने अपनी मर्जी से ही इसके रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया था। मीन्स जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में जितने भी मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स बने थे, उनमें से ही कुछ लोगों को उन्होंने अपनी मर्जी से असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स बनाया था। मीन्स पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है किसका था, ब्रिटिशर्स का ही था। हम सपोज हम कुछ भी कह रहे थे या हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ भी कह रहे थे असेंबली में, तो वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग अगर नहीं होता था तो ब्रिटिशर्स उसको कट कर देते थे। ओके, यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिहरी के द्वारा बोले गए। वो कह रहे हैं कि नेहरू जी, आपने बहुत अच्छे वर्ड्स बोले हैं, बहुत अच्छी तरह से हमारे स्पिरिट को आपने एक्सप्रेस किया है, मैं इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सच में हम ऐसा ही कर रहे हैं, क्या सच में ऐसा ही हो रहा है? लेकिन क्यों हम जो ये काम कर रहे हैं, क्या वो इंडियंस के लिए ही हो रहा है, इंडियंस के थ्रू ही हो रहा है? वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ब्रिटिशर्स ये हमसे काम करवा रहे हैं। वो कहते हैं कि सर, आपके जो वर्ड्स हैं, बोल्ड वर्ड्स हैं, नोबल वर्ड्स हैं, इनके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट बोलता हूँ। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी भी हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज हैं। चैलेंज क्या है कि हम ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने अभी भी हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ है, हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। हमारा फ्यूचर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स और लॉज, और वही रूल्स और लॉज जो है एक कंट्री के सिटीजन्स को फॉलो करने होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम फ्यूचर के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी हम किसके प्लान को फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटिश प्लान को फॉलो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम जो कुछ भी करें वो अपने लोगों के लिए करें। ठीक है, वो कहते हैं कि हमने ऐसे लॉज यहाँ पर डाल दिए हैं जिसके लिए अगर हमारे यहाँ पर छोटा सा भी झगड़ा होगा तो हमें कहाँ पर जाना होगा, प्राइम मिनिस्टर कैलमन एटल, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर के पास जाना होगा, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास जाना होगा कि हमारे झगड़ों को सुलझाएं। मीन्स हर एक चीज़ ब्रिटिशर के अकॉर्डिंग हो रही है। वो आगे कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कुछ कहा कुछ दिनों पहले वो बिल्कुल सही है। हमें किसी टाइप की कोई आज़ादी नहीं मिली है, हमें ना रूल्स बनाने की ना लॉज बनाने की कोई आज़ादी मिली है। हमें अगर आज़ादी मिली है, फ्रीडम मिली है, तो वो किस चीज़ की फ्रीडम मिली है, वी हैव फ्रीडम ओनली टू फाइट अमंग आवरसेल्व्स। हमें खुद से लड़ने की ही फ्रीडम मिली है। वो हो रहा था ना हमारी कंट्री में उस टाइम पर, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। सो वो कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ इतनी ही फ्रीडम है, इससे ज़्यादा कुछ भी फ्रीडम हमारे पास नहीं है। सो आप जो भाषा, जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो ब्रिटिशर्स के ही वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, आप अपने वर्ड्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपके ये वर्ड्स हैं तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, ना कि ब्रिटिशर्स के प्लान के अकॉर्डिंग। लिहरी ने सभा में ये सारी बातें कही थी। ठीक है, उसके बाद नेहरू जी क्या कहते हैं, नेहरू जी कहते हैं कि मैं एडमिट करता हूँ कि कुछ मेरे नेशनलिस्ट लीडर्स जो हैं वो एक डिफरेंट टाइप की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते हैं, वो ऐसे असेंबली नहीं चाहते हैं। ठीक है, और इट वॉज ऑल्सो ट्रू, वो कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि अभी भी हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसका बर्थ ब्रिटिशर्स के हाथों हुआ है। ब्रिटिशर्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही असेंबली में फंक्शन किए जाते हैं। बट एम्फेसाइज नेहरू, यू मस्ट नॉट इग्नोर दैट सोर्स फ्रॉम विच दिस असेंबली ड्राइव्स इट्स स्ट्रेंथ। लेकिन आगे नेहरू ऐड करते हुए कहते हैं, आगे नेहरू कहते हैं कि एम्फेसाइज, इस बात पर जोर लगाते हुए कहते हैं कि हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये असेंबली का जो रियल सोर्स है वो है स्ट्रेंथ। मतलब वो क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पर कि 1945 और 46 में जो इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस में हमारी जीत हुई थी, और वो जीत किसकी वजह से हुई थी, लोगों की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से हुई थी। और यही इंडिया के जो लोग हैं वही हमारी स्ट्रेंथ है। वो कहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ हमारे हाथों में है। हो सकता है ये सही है कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर अभी भी हर एक चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ हमारे पास है। ठीक है,
गवर्नमेंट डू नॉट कम इनटू बीइंग स्टेट पेपर्स। आगे वो कहते हैं कि गवर्नमेंट कभी भी पेपर से नहीं बनती है, गवर्नमेंट लोगों से बनती है, और वो लोग आज भी हमारी स्ट्रेंथ है, कल भी थे और आगे आने वाले कल में भी रहेंगे, और हम उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, जैसे उनकी विश है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। और हम जो है इंडियन पीपल और वहाँ की जो मास है उनके हार्ट्स में जो भी पैशंस हैं, उनके माइंड्स में जो भी पैशंस हैं, उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके जवाब में लिहरी जी के जवाब में नेहरू जी ने ये बातें कही थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was expected to express the aspiration of those who had participated in the moment of the independence। नेहरू जी आगे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उन लोगों की एस्पायरेशंस, उन लोगों की भावनाओं को भी एक्सप्रेस करना चाहिए जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस के मोमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, जस्टिस, इन सभी आइडियल्स को हमें अपने सामने रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर वर्क करना चाहिए। 19th सेंचुरी में जितने भी स्ट्रगल्स हुए वो किस लिए हुए थे? वो भी तो यहाँ पर सुधार लाने के लिए ही हुए थे, क्योंकि 19th सेंचुरी में कुछ रिफॉर्म्स आना शुरू हो गए थे ना हमारी कंट्री में, जो बहुत बुरी प्रथाएं, कस्टम्स जो चल रहे थे उनमें रिफॉर्म आना शुरू हो गए थे। जैसे कि आगे वो कहते हैं कि सोशल रिफॉर्म्स जो 19th सेंचुरी में आए, जैसे कि चाइल्ड मैरिज को जब अपोज किया गया था, विडो की री मैरिज के लिए जब बात की गई थी, तो वो सारी चीजें क्या हो रही थी? वो भी तो सोशल जस्टिस थी। जब स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म में रिफॉर्म करने के कैंपेन चलाए थे, वो क्या थी? वो भी यही थी कि वो हमारे रिलीजन्स को मोर जस्टिस बनाना चाहते थे, कि भाई सबके लिए न्याय हो हमारे रिलीजन में, ऐसा बनाना चाहते थे। ज्योतिबा फूले ने जब महाराष्ट्र में सफरिंग लोगों के बारे में बताया कि जो भी ये बैकवर्ड क्लासेस हैं ये कैसे कैसे सफ़र कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने जो मोमेंट चलाया वो क्या था? वो भी एक सोशल रिफॉर्म ही था। तो वो कहते हैं कि हमें इन ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉर्म करना है। हमने जिस तरह से स्ट्रगल किए हैं अपनी डेमोक्रेसी के लिए, उसी तरह से आगे हमें जस्टिस करना है अपने इंडिया के मेंबर्स के लिए, सिटीजन्स के लिए, उनके राइट्स और इक्वलिटी को ध्यान में रखना है। ओके, इनफैक्ट जैसे जैसे रिप्रेजेंटेशंस की डिमांड ग्रू कर रही थी, रिप्रेजेंटेशन की डिमांड ग्रू कर रही थी मीन्स कि अब इंडिया के लोग क्या चाहते थे कि हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स ही ना हो, इंडियन भी हो। जैसे जैसे ये रिप्रेजेंटेशंस की मांग, डिमांड ग्रू कर रही थी, वैसे वैसे ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ एक्ट्स बनाए गए थे। ये एक्ट्स कौन कौन से थे? 1909, 1919, 1935। तीनों ही एक्ट्स में क्या कहा गया था कि भाई हाँ, अब इंडियन पॉलिटिकल्स में इंडिया की भी, इंडिया की जो पॉलिटिक्स होगी उसमें इंडियंस की भी पार्टिसिपेशन रहेगी, सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं होंगे। हालांकि ये सारे के सारे एक्ट किसके द्वारा पास किए गए थे? ब्रिटिशर्स के द्वारा ही पास किए गए थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हम जो है रिप्रेजेंटेटिव बनना यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे। 1935 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग 1937 में इलेक्शंस हुए, और उन्हीं इलेक्शंस में कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रोविंसेस में जीत भी हासिल की थी। मीन्स वो कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक हमारे साथ है, हम स्टार्टिंग से इंडिया के लोग हमारे साथ हैं, और इसीलिए तो हमें इतनी सारी जीत मिली थी। वो कहते हैं कि ये जो कॉन्टिन्यूटी चली आ रही है 1946 से 1949 तक, ये जो कॉन्टिन्यूटी चलेगी वो सारे ईयर सेम नहीं होगी। 1946 में कुछ और तरह की कंडीशंस हमारी कंट्री में थी, 1949 तक कुछ और तरह की कंडीशंस हुई। जितने भी ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, एक्सपेरिमेंट्स इन द सेंस कि 1909 और 19 और 35 में ये जो एक्ट पास किए गए ना, ये सारे ब्रिटिशर्स के एक्सपेरिमेंट ही थे एक तरह के। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अगर पॉलिटिक्स में इंडियंस आएंगे तो क्या होगा। ठीक है, वो कहते हैं कि जितने भी ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे ये किसकी वजह से किए गए थे? ग्रोइंग डिमांड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए डिमांड की वजह से ही ये सारा हो रहा था। हालांकि डायरेक्टली जो है ये किसके द्वारा इनेक्ट किए गए थे? कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि इन एक्ट को बनाते टाइम किसी भी इंडियन को इनमें पार्टिसिपेट नहीं करवाया गया था। लेकिन फिर भी जब इंडिया में इलेक्शंस हुए थे, प्रोविजनल इलेक्शंस हुए थे, वहां पर प्रोविजनल इलेक्शंस में जो है पूरे सब कांग्रेस ने एक भारी मत से जीत हासिल की थी। जैसे जैसे ये डिमांड बढ़ती चली गई वैसे वैसे रिप्रेजेंटेटिव्स भी बढ़ते चले गए, लेकिन अभी भी हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 10 और 15%, यूथ पॉपुलेशन का 10 और 15% ही वोट के लिए
अधिकारी था, यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी। द लेजिस्लेचर सिलेक्टेड अंडर द 1935 एक्ट ऑपरेटेड विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ कॉलोनियल रूल। जो 1935 में जो एक्ट बनाया गया था वो भी कॉलोनियल रूल के ही फ्रेमवर्क में था। एंड वर रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश। और उसमें जो भी वर्क होना था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? गवर्नर, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंट किया गया था। मीन्स कहीं पर भी, हालांकि ये एक्ट्स बना दिए गए थे क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ रही थी ना रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कि भाई हाँ, पॉलिटिक्स में हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, ये डिमांड बढ़ रही थी, ये एक्ट बना दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तानी इंडियंस जो है अपनी मर्जी से अभी भी कुछ नहीं कर सकते थे। सारा का सारा जो है किसके? ब्रिटिशर्स के अंडर ही हो रहा था। सो नेहरू जी का विजन यही था। जब उन्होंने 13 दिसंबर 1946 में अपनी स्पीच दी तो उस स्पीच में नेहरू जी का विजन यही था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि भाई हाँ, बेशक से पेपर्स पर ब्रिटिशर्स के रूल आ रहे हैं, जैसा उन्होंने पहले भी किया था कि भाई हाँ, मैं सिर्फ नाम का रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। अब ऐसा नहीं होगा। पेपर्स पर भले ही उनके रूल्स हैं, लेकिन रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरह से होंगे जिस तरह से हमारे कंट्री के लोगों की डिमांड है। ओके, सो अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यही सारी चीजें नेहरू जी कहना चाह रहे थे। ओके, सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप जो हमने इस पार्ट में रीड आउट किया है या समझा है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you, bye bye, keep learning.